पजामा पार्टी के नाम पर घर को हॉस्टल बनाकर रख दिया है इन लड़कियों ने। रिया भी पता नहीं कब समझदार बनेगी। जब देखो तब ले आती है इन लड़कियों को। जरा भी नहीं सोचती कि मेरा सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। अपने कमरे को कूड़ा घर बना दिया। खुद तो सब चली गई मूवी देखने और माँ यहाँ इनके फैलाए कचरे को साफ करती रहे। बेटी रिया के बेतरतीब कमरे को देखते ही उषा की त्योरियां चढ़ गईं। एक बारगी तो मन किया कि कमरा जैसे है वैसा ही छोड़ दे, रिया से ही सफाई करवाए। तभी उसे एहसास होगा कि सफाई करना कितना मुश्किल काम है। मगर फिर बेटी पर स्वाभाविक ममता उमड़ आई। पता नहीं और कितने दिन की मेहमान है, क्या पता कब ससुराल चली जाए। फिर वहाँ ये मौज मस्ती करने को मिले ना मिले, काम तो जिंदगी भर करने ही हैं। ये सोचते हुए उषा ने दुपट्टा उतारकर कमरे के दरवाजे पर टांग दिया और फैले कमरे को व्यवस्थित करने में जुट गई। 2 दिन पहले ही रिया के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। कल रात से ही बेला, मान्यता और शालू ने रिया के कमरे में डेरा डाल रखा है। रात भर पता नहीं क्या करती रहीं ये लड़कियां कि सुबह 10 बजे तक बेसुध सो रही थीं। अब उठते ही तैयार होकर सलमान खान की नई मूवी देखने चल दी। खाना पीना सब बाहर ही होगा। पता नहीं क्या सेलिब्रेट करने में लगी हैं। अरे एग्ज़ाम ही तो ख़त्म हुए हैं, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। उषा बड़बड़ाती हुई एक एक सामान को सही तरीके से सेट करके रखती जा रही थी कि अचानक शालू के बैग में से एक फोल्ड किया हुआ कागज़ का टुकड़ा गिरा। उषा उसे वापस शालू के बैग में रखने ही जा रही थी कि जिज्ञासावश खोलकर देख लिया। कागज़ के खुलते ही जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया। उस फोल्ड किए हुए कागज़ के टुकड़े में इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम था। देखकर उषा के तो होश ही उड़ गए। उसमें अब वहाँ खड़े रहने का भी साहस नहीं बचा था। क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? शादी से पहले ही ये सब? इनके लिए संस्कारों का कोई मोल ही नहीं। कहीं मेरी रिया भी इसके रास्ते पर तो नहीं चल रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो शालू की तरह चरित्रहीन नहीं हो सकती। हक्की बक्की सी उषा किसी तरह अपने आप को घसीट कर अपने कमरे तक लाई और धम से बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम को चारों लड़कियां चहकती हुई घर में घुसी तो उनकी हंसी से घर एक बार फिर गुलजार हो उठा। मगर थोड़ी ही देर में चुप्पी सी छा गई। उषा ने सोचा शायद लड़कियां चली गईं। उसने अपने आप पर काबू रखते हुए रिया को आवाज़ लगाई। गईं क्या सब? उषा ने पूछा। बाकी दोनों तो चली गई माँ, शालू अभी यहीं है, वो आज रात और रुकेगी, रिया ने माँ के पास बैठते हुए कहा। रिया, तू शालू का साथ छोड़ दे, वो लड़की चरित्रहीन है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ रहने से लोग तेरे बारे में भी गलत धारणाएं बनाएं, उषा ने रिया को समझाते हुए कहा। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप उसे जानती ही कितना हो, और बिना किसी पुख्ता सबूत के यूं किसी पर आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। माँ के मुंह से अचानक ये बातें सुनकर रिया कुछ समझी नहीं, मगर अपनी जिगरी दोस्त पर यह बेहुदा इल्ज़ाम सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। ये रहा सबूत, आज तुम्हारे रूम की सफाई करते समय मुझे शालू के बैग से मिला था। कहते हुए उषा ने वो कागज़ का टुकड़ा रिया के सामने खोल कर रख दिया। एक बारगी तो रिया से कुछ भी बोलते नहीं बना, बस इतना भर कहा। माँ, किसी के व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू उसके चरित्र को नापने का पैमाना नहीं हो सकता। शालू के बैग से इसका मिलना ये कहाँ साबित करता है कि इसका इस्तेमाल भी शालू ने ही किया है? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसके साथ जानबूझकर ये शरारत की हो। शरारत सिर्फ उसी के साथ क्यों? तुम्हारे या किसी और के साथ क्यों नहीं? तुम तो अपनी सहेली का ही पक्ष लोगी। मगर सुनो रिया, ये लड़की मेरी नज़रों से उतर चुकी है। ये तुम्हारे आसपास रहे, ये मुझे पसंद नहीं। उषा ने अपना 2 टूक फैसला रिया को सुना दिया। माँ, शालू एक सुलझी और समझदार लड़की है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसे ज़िंदगी से क्या चाहिए। देखना, आपको एक दिन उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो उसके लक्षणों से ही पता चल रहा है कि वो क्या चाहती है। पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अरे ये छोटी जात की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ऊंचा उठने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं। कहते हुए उषा ने मुंह बिचका दिया। रिया भी उठकर चल दी। कॉलेज तो खत्म हो चुके थे, अब करियर बनाने का वक्त था।
रिया के पापा चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी को चुने, मगर रिया किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहती थी। जब तक कोई ढंग का ऑफर नहीं मिलता, तब तक रिया ने अपने पापा का मन रखने के लिए एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया ताकि पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे। उषा को बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि शालू भी उसी कोचिंग में जा रही है। रिया को समझाने का कोई मतलब नहीं था। वो अपनी सहेली के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उषा की नाराज़गी से बेखबर शालू का उसके घर आना जाना बदस्तूर जारी था। हाँ, उषा के व्यवहार का रूखापन वो साफ साफ महसूस कर रही थी। वो देख रही थी कि पहले की तरह अब आंटी उससे हंस हंस कर बात नहीं करती, बल्कि उसे देखते ही अपने कमरे में घुस जाती हैं। कभी आमना सामना हो भी जाए तो बात बेबात उसे टारगेट करके ताने सुनाने लगती हैं। उसके लिए चाय पानी भी रिया खुद ही बनाती है। शालू ने कई बार पूछना भी चाहा, मगर रिया ने हमेशा ये कहकर टाल दिया, छोड़ना, माँ थक जाती होंगी। वैसे भी हमें अब अपने काम खुद करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और दोनों मुस्कुराकर चाय बनाने में जुट जाती थीं। इधर उषा ने रिया पर कुछ ज़्यादा ही कड़ाई से नज़र रखनी शुरू कर दी। वो जब तब रिया का मोबाइल लेकर उसके मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट ये सब चेक करने लगती। कभी कभी छिपकर उसकी बातें भी सुनने की कोशिश करती। ये सब रिया को बहुत बुरा लगता था, मगर वो माँ के मन की उथल पुथल को समझ रही थी। ऐसे में उसका कुछ भी बोलना उन्हें आहत कर सकता था, उन्हें डिप्रेशन में ले जा सकता था, या फिर हो सकता था कि गुस्से में आकर माँ उसके बाहर आने जाने पर ही रोक लगा दें। यही सोचकर रिया चुपचाप माँ की हर बात सहन कर रही थी। सर्दी के दिन थे, रात के 8 बज रहे थे। रिया अभी तक कोचिंग से नहीं लौटी थी। रोज तो 7 बजे तक आ जाती है, क्या हुआ होगा? घड़ी की सुइयों के साथ साथ उषा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी बदहवास सी रिया ने घर में प्रवेश किया। उसकी हालत देखते ही उषा का कलेजा कांप उठा। बिखरे हुए बाल, मिट्टी से सने हाथ पांव, कंधे से फटा हुआ कुर्ता। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था क्या? फोन तो कर देती। उषा ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। हाँ, एक्सीडेंट ही कह सकती हो। कोचिंग के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी कि अचानक कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। रिया सुबकते हुए अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता ही रही थी कि उषा बीच में ही बोल पड़ी। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अरे शालू जैसी छोटी जात की लड़की के साथ रहोगी तो ये दिन तो आना ही था। कितना समझाया था मैंने कि उससे दूर रहो, मगर मेरी सुनता ही कौन है। बस करो माँ, आज शालू के कारण ही मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। उसने वक्त पर आकर मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं कहीं की नहीं रहती। उसी छोटी जात की लड़की ने आज आपकी लाडली के चरित्र पर दाग लगने से बचाया है। रिया ने रोते हुए कहा और उषा को विचारों के जाल में उलझा छोड़कर सुबकती हुई अपने कमरे में चली गई। लगभग 6 महीने की कोचिंग में शालू और रिया ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी और आखिरकार छोटी जात के विशेष कोटे में शालू का चयन वन विभाग में सुपरवाइजर के पद पर हो गया। रिया का चयन न होने पर उसके पापा काफ़ी निराश हुए, मगर उषा बहुत खुश थीं। वो सोच रही थी, चलो कैसे भी करके आखिर उस शालू से पीछा तो छूटा। कुछ ही महीनों में रिया ने भी अच्छे ऑफर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। हालांकि अब दोनों सहेलियों का प्रत्यक्ष मिलना कम ही होता था, मगर फिर भी फ़ोन और सोशल मीडिया पर दोनों का साथ बराबर बना हुआ था। रोज़ रात को दोनों एक दूसरे से दिन भर की बातें शेयर किया करती थीं। कभी कभार शालू लंच टाइम में आकर उससे मिल जाया करती थी। रिया की कंपनी अपनी शाखाओं का विस्तार गांव और कस्बों तक करना चाह रही थी। इसी सिलसिले में कंपनी के सीईओ ने उसे प्रोजेक्ट हेड बनाकर एक छोटे कस्बे में भेजने के आदेश दे दिए। हमेशा महानगर में रही रिया के लिए ये काम आसान नहीं था। उसे तो अपना कोई काम हाथ से करने की आदत ही नहीं थी। एक दिन की बात तो है नहीं, प्रोजेक्ट तो लंबा चलेगा। कस्बों में रहने खाने की कहाँ और कैसे व्यवस्था होगी, सोच सोच कर रिया परेशान थी। उषा ने तो सुनते ही उसे ये प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया और नौकरी छोड़ने तक की सलाह दे डाली। मगर रिया समझती थी कि उसका ये प्रोजेक्ट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इनकार करने का मतलब है नई नई नौकरी से हाथ धोना। साथ ही ये उसकी इमेज का भी सवाल था।
यूं परेशानियों से घबराकर अपने पांव पीछे हटाना उसके आगे के कैरियर पर भी सवाल खड़े कर सकता है। उसने शालू से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो शालू ने उसे हिम्मत से काम लेने को कहा। उसे समझाया कि जिंदगी में आने वाली परेशानियों से ही आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। फिर शालू ने उस कस्बे में अपने विभागीय रेस्ट हाउस में रिया के रहने की व्यवस्था करवाई और साथ ही वहाँ के अटेंडेंट को हिदायत दी कि रिया को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिया का नया प्रोजेक्ट मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटा कस्बा होने के कारण यातायात के साधन सीमित थे और इंटरनेट की उपलब्धता न के बराबर ही थी। हाँ, फ़ोन की कनेक्टिविटी ठीक ठाक होने से उसकी परेशानी कुछ कम ज़रूर हुई थी। अभी रिया को वहाँ गए महीना भर भी नहीं हुआ था कि उषा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो जांच में पता चला कि उसके गर्भाशय में बड़ी गांठ है। गांठ को निकालने की कोशिश से उषा की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए ऑपरेशन करके गर्भाशय ही निकालना पड़ेगा। खबर मिलते ही रिया तुरंत छुट्टी लेकर मुंबई आ गई। उषा का ऑपरेशन सफल रहा और 10 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उषा को 1 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। चूंकि रिया का प्रोजेक्ट और नौकरी दोनों ही नए थे, इसीलिए उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली और अब उसके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वो नौकरी छोड़े या फिर माँ को अकेले छोड़कर चली जाए। रिया कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी। शालू को जब ये बात पता चली तो उसने तुरंत 1 महीने की छुट्टी ली और अपना सामान लेकर रिया के घर पहुंच गई। पूरा 1 महीना वो साई की तरह उषा के साथ बनी रही। उषा के खाने पीने से लेकर वक्त पर दवाएं देने और उसके नहाने धोने तक का शालू ने पूरा ख्याल रखा। उषा उसके इस दूसरे रूप को देखकर हैरान थी। एक छोटी जात की लड़की के बड़प्पन का ये दूसरा पहलू सचमुच उसे चौंकाने वाला था। कभी शालू को चरित्रहीन समझने वाली उषा को आज अपनी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर न जाने क्या था जो अब भी उसे शालू को गले लगाने और उसे अपनी देखभाल करने के लिए थैंक यू कहने से रोक रहा था। कल शालू की छुट्टी का आखिरी दिन था। उषा भी अब लगभग स्वस्थ हो चुकी थी। रात को खाना लेकर शालू उषा के कमरे में गई तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंक गई। क्या हुआ आंटी, कुछ परेशानी है क्या? शालू ने पूछा। उषा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर 2 बूंदों ने ढुलक कर उसके दिल का सारा हाल बयान कर दिया। शालू उनके पास गई, धीरे से उनका सिर अपने सीने में सटा लिया। उषा से अब अपने आप को रोका नहीं गया और वो शालू से लिपट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर देना शालू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत राय बना रखी थी। अपने बचकाना व्यवहार के लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कैसी बातें करती हो आंटी? आपने मेरे बारे में जैसी भी राय बनाई है, मैंने तो हमेशा ही आप पर अपना अधिकार समझा है और इसी अधिकार के चलते मैं बेहिचक यहाँ आती जाती रही हूँ। सच कहूँ, मुझे आपके तानों का ज़रा भी बुरा नहीं लगता था। कहीं न कहीं आपके दिल में मेरे लिए फ़िक्र ही तो थी, जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करती थी। इसीलिए अब पिछली सारी कड़वी बातों को भूल जाइए। कल रिया आने वाली है ना, हम सब मिलकर फिर से पहले की तरह मस्ती करेंगे। शालू ने चहकते हुए कहा और उषा से लिपट गई। उषा आज अपनी भूल पर बहुत पछता रही थी। वो शिद्दत से महसूस कर रही थी कि किसी व्यक्ति का सिर्फ एक ही पहलू देखकर उसके बारे में अपनी पुख्ता धारणा बना लेना कितना गलत हो सकता है, और ये भी कि ये 4th जनरेशन कितनी प्रैक्टिकल सोच रखने वाली पीढ़ी है। सचमुच वो कागज़ का टुकड़ा जो उसे शालू के बैग में से मिला था, उसके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं था।